सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। यूएन में बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी डेलीगेशन ने मुदल्लल और मुअस्सर अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा रिप्रेजेंट किया है। बिलावल भुट्टो ने आलमी बरादरी को खबरदार किया कि मोदी और नेतन्याहू की पॉलिसियाँ खित्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट हैं। वहीं अमरीकी अखबारात ने इंडियन मीडिया के झूठ का पर्दाचार किया। द वाशिंगटन पोस्ट से बात करते हुए बताया कि भारतीय सहाफ़ियों ने यह राज खोल दिया कि पाक भारत कशीदगी के नाजुक और ख़तरनाक मौके पर किस तरह झूठ और गलत मालूमात ने इंडियन नशरियाती इदारों पर कब्जा जमा लिया था। दुनिया के साथ साथ भारत में मोदी को सुबकी का सामना है। राहुल गांधी ने नरेंद्र नहीं सरेंडर कहकर मोदी को आड़े हाथों लिया और ट्रंप के एक इशारे पर झुकने का ताना भी दे दिया। भारत की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की शर्त का राग अलापने वाले शशि थरूर के बयानिए का तजाद इस वक्त खुलकर सामने आया जब शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय एजेंडे पर चलने वाले 14 ख्वारिज को हलाक कर दिया। ये कार्रवाई खुफिया इतला पर की गई जिसमें दुश्मन के एजेंडे को मौसर तरीके से नाकाम बनाया गया। अब देखना ये कि क्या मामला इस तरह से सिफारती कोशिशों का जो पाकिस्तान कर रहा है इस जानिब से, इसका नतीजा क्या निकलेगा। दुनिया भारत को जो वो खित्ते को एक इंस्टेबिलिटी की जानिब धकेलना चाह रहा है, इन एक्शन से रोकेगी। और जो वर्ल्ड बैंक जिसमें गारंटर बना था, वर्ल्ड जो हमने देखा था वाटर इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें उस पर क्या दुनिया का निकलेगा, इस पर रिएक्शन क्या होगा, इस पर बात करते हैं। एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। एहतशाम साहब, अब सिफारती कोशिशें तो जारी हैं बड़े मुदल्लल अंदाज में। बिलावल भुट्टो साहब भी अपना केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड ऑन अ लाइटर नोट जो उनका एक जुमला भी बड़ा इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है, लोग उस पर मीम्स भी बना रहे हैं। वो कह रहे हैं जी टेमू वर्जन है नेतन्याहू के मोदी साहब, वो आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। तो उधर से दूसरी जानिब से भी मजाक उड़ रहा है, उन्होंने नरेंद्र को सरेंडर कह दिया। अब ये जो हमारी सिफारती डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, आप इसका नतीजा कब तक और क्या निकलता हुआ देख रहे हैं, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप? देखिए, हम ना अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि मिस फॉर्चून्स कम इन बटालियन। तो हिंदुस्तान के साथ भी वही हो रहा है कि वन आफ्टर दी अदर उनके लिए एक एम्बैरसमेंट, रसवाई, हजीमत जो उनको देखनी पड़ रही है। एक तरफ बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा वो इंडिया में भी बड़ा मशहूर हो रहा है कि जी जिस तरह उन्होंने ब्रैकेट किया नेतन्याहू के साथ मोदी को, और दूसरी तरफ आमना जो अमेरिका से एक वीडियो शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, वो वहाँ पे तो गए हुए हैं शशि थरूर साहब, बुनियादी तौर पे बीजेपी के मेंबर हैं और वो डेलीगेशन लीड कर रहे हैं। तो एक महफिल में खाना खाया जा रहा है, गाने गाए जा रहे हैं और एक मेंबर खातून जो डेलीगेशन है वो गाना गा रही हैं। अच्छा। उस पर फिर नीचे जो लोगों के तबर्राबाजी नीचे शुरू हो गई कि हमने तो आपको भेजा था अपना केस पुटअप करने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आप गाने गा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। देखिए, हम ना 2-3 चीज़ें मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं जिसमें एक बड़ी खबर भी है। पहली तो बात यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि हमारे डेलीगेशन की कामयाबियाँ किस तरह से हो रही हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि हमना मैं कोई पिछले 20-22 साल नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अर्सा हो गया, मैं ऑलमोस्ट हर साल नहीं तो दूसरे साल अमेरिका और इंग्लैंड जाता हूँ, कभी अपने तौर पे, कभी किसी न किसी हवाले से। तो मेरे दोस्त भी हैं, तल्लुकात भी हैं। यूनाइटेड नेशन में मैंने 3 महीने गुजारे थे 86 में। तो मुझे ये बहुत पता है उनकी फंक्शनिंग, वर्किंग कैसे होती है। तो वहाँ पे जो खबरें हैं, जो हमारे दोस्त इतलात भेज रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि एक सवाल तवातर के साथ तो इंडियन डेलीगेशन से अमेरिकन ऑफिसर ने पूछा। वो कहते हैं जी पाकिस्तान तो हर मीटिंग में हमसे आके कहते हैं कि जी हम तो अमेरिका के शुक्रगुजार हैं, अमेरिकन रोल को हम अप्रिशिएट करते हैं, आपने सीज़ फायर करवाई, आप बड़े बेहतर तरीके से चाहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में अमन होना चाहिए, आप बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप भी और बाकी साथी भी समझ रहे हैं कि जी न्यूक्लियर जंग का ख़तरा है। तो कहते हैं हमारे कामों को तो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप यहाँ पे आके हमें कहते हैं कि जी हमें नहीं कहते, हमारे साथ तो और तरह बात करते हैं, लेकिन पब्लिक में मैसेजिंग ये हो रही है कि जी ये तो जंग नहीं बंद कराएगी। तो उसने कहा कि दोहरा मयार है, हम आपकी बात क्यों सुने। देखिए, हम ना अब एक तो अमेरिका नाराज़ हो रहा है और फिर दूसरी तरफ जिस तरीके से अपना क्या कहते हैं इन्होंने शशि थरूर साहब ने जिस तरह गुफ्तगू की है। अब शशि थरूर साहब के बारे में कहते हैं उनकी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, आखिरी उनकी किताब मेरा ख्याल है सेव द इंडियन सोल, उसमें वो बड़ा वाज़े तौर पे कहा गया है कि बीजेपी और मोदी के होते हुए हिंदुस्तान सेफ़ नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि जी आपने उनको क्यों भिजवाया, हमारा केस ही ख़राब कर दिया। G7 कंट्रीज़ से जो हमने इत्तलात आ रही हैं वो हिंदुस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन गई हैं। देखिए, उनकी जो वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कनाडा की, वो नाम है उनका अनीता आनंद।
बुनियादी तौर पे तो इंडियन हैं इस सेंस में कि उनके वालिद तमिलनाडु के हैं और वालदा उनकी ईस्ट पंजाब से हैं, लेकिन वहीं पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छी लॉयर भी हैं। इन्होंने जयशंकर साहब ने इतवार वाले दिन उनको फ़ोन किया, संडे को फ़ोन करके कहा कि भाई आपने तो हमें दावत ही नहीं दी G7 कंट्रीज़ के लिए, और ये इतनी बड़ा फोरम है, हर साल मोदी साहब जाते हैं। पॉइंट ब्लैंक इनकार कर दिया गया कि जी नहीं, सारे के सारे ममालिक, इवन फ्रांस जो है ना, उसने जो बड़ा इत्तेहादी बन रहा है इनका हिंदुस्तान का, उसने भी मना कर दिया। हिंदुस्तान, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब ने उसकी मुखालफत की है कि जी इस दौरान जो है ना अपना मोदी साहब को कोई यहाँ पे समिट के लिए नहीं बुलाना चाहिए। तो हिंदुस्तान में जो है एक कुराम आया हुआ कि जी ये क्या हुआ, जैन शक्कर नाकाम हुआ, ऊपर से अपने शशि तरूर भी नाकाम हो गए। एक तो ये है कि कनाडा के बाद बाकी ममालिक भी G7 कंट्रीज में नाराज़ हो गए। फिर इसी एलिमेंट को हम ना इस तरह देखें कि एक तरफ वेस्ट और अमेरिका में कहा जा रहा है कि जी ये हमारी टेक्नोलॉजी लेड बाई जो हमने राफेल वाली थी वहाँ नाकाम हुई है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊँ, रशिया भी नाराज़ हो गया। सर्जी और नरोफ जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि जी हिंदुस्तान जो है ना वो तो क्वाड का मेंबर बनने के बाद नेटो का मेंबर बनने जा रहा है, और अफ़गानिस्तान में जिस अंदाज से मुदाखलत करना चाह रहा है ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तीसरी बात हमना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो इस वक्त सूरत हाल जिस तरफ पैदा हो चुकी है वो ये है कि पाकिस्तान से जो अमेरिका से जो इत्तलात आ रही हैं, हमारे डेलीगेशन ने जितनी कामयाबी के साथ अपना नुक्ता पेश किया, और फिर रशिया में जो हमारे फातमी साहब, तारिक फातमी साहब ने पेश किया, तो ओवरऑल कंपैरिजन इसका दुनिया भी ड्रॉ कर रही है। दुनिया के अखबारात भी लिख रहे हैं कि एक वक्त में दोनों मालिक के डेलीगेशन है, और वैसे डिप्लोमेटिक जो आप देखें बहुत बड़ा फोपे हुआ उनका कोलंबिया में, आपने देखे वहाँ जो एम्बेरसमेंट हुई, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वजह से पाकिस्तानियों की तारीफ की, वहाँ से इनका डेलीगेशन नाराज़ होकर चला गया। अब ये आलम यह है कि हिंदुस्तान को किसी तरफ से पजीराई नहीं मिल रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिस लिहाज से सफारतकारी के मैदान में हमने जो काम दिखाया, हिंदुस्तान में जो है ना इस पर बड़ी बहस हो रही है, आपस में लड़ाई मार कुटाई और गाली गलौज का सिलसिला जारी है। बुनियादी सवाल ये है कि क्या अब दुनिया आगे आएगी। कहा जा रहा है कि जी अब ये कश्मीर पे और पानी पे और दूसरे मसाइल पे इनको एक जगह बिठाने की बात हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से हाइफेनेट किया हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अमेरिका ने, वो कहते हैं इसको आगे लेके चलेंगे। जी चलें, बिल्कुल सही है। हमें होप ये ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए इस मामले पर, चूँकि पाकिस्तान का मुकदमा बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उसको जैसे प्रेजेंट किया जा रहा है वो भी काबिल तारीफ़ है, दुनिया उसकी मोतरफ भी है। हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए नाजरीन $80 करोड़ के मालियाती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। बैंक की कंट्री डायरेक्टर एमा फैन ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने मैक्रो इकनॉमिक हालात बेहतर बनाने में नुमायाँ पेशरफ्त की है, और ये इमदाद हुकूमत की पॉलिसियों के तसलसल की हिमायत में दी जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के लिए एतमाद की इस बहाली का एक और सबूत स्टॉक मार्केट से आया है, जहां तारीखी सतह उबूर करते हुए 100 इंडेक्स ने 1,21,104 पॉइंट्स का नया रिकॉर्ड कायम किया। मुआशी इस्तेहकाम की ये मस्बत लहर हुकूमत की दुरुस्त समत में पेशकदमी की अक्कासी करती है, लेकिन दूसरी जानिब वजारत तिजारत ने 2029 तक $60 अरब का जो टारगेट बरामदात का सेट किया गया था, वो हदफ हासिल ना होने का इंदिया भी दे दिया है। वजारत तिजारत ने आलमी मंडियों की सुस्त रवि, रूस यूक्रेन जंग, बुलंद तवानाई कीमतों और बुनियादी ढांचे की कमज़ोरी को अहम चैलेंजेस करार दिया है। अब सवाल ये कि क्या दाखिली इस्लाहात का तसलसल बरामदात के हदफ को मुमकिन होगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है तशाम साहब के साथ नुमान अब्दुल मजीद साहब ने, इकॉनमी एक्सपर्ट हैं। नुमान साहब थैंक यू सो मच, आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। नुमान साहब मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। एक तो ये जो ADB की जानिब से जो प्रोग्राम मंजूर किया गया $80 करोड़ का, इसके टारगेट्स हम अचीव कर पाएंगे गिवन द प्रीवियस रिकॉर्ड पाकिस्तान को जो पहले इमदाद मिलती रही इस सिलसिले में, और वो किस तरह से यूज़ हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त जो IMF के जो रिव्यूज़ आए हैं, ADB ने भी जो कहा है कि मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन के हवाले से पाकिस्तान ने कुछ पेशरफ्त की है। पाकिस्तान में इशू ये रहा है हिस्टोरिकली कि हमारे यहाँ जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन है वो 2-3 साल में जो है ना वो फिर वो टेपर ऑफ हो जाती है। अचानक से कोई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है, एक चेंज ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है और सारी चीज़ें जो हैं दरहम बरहम हो जाती हैं। अगर तो ये हमारा सिलसिला पॉलिटिकली हम स्टेबल रहते हैं, ये जो हमारी इकनॉमिक टीम है, फाइनेंस टीम है, 3-4 साल तक कंटिन्यू करती है और वो सिस्टमेटिकली, जैसे कि एक बात हो रही थी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कि ये बजट एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेट करेगा, और सबसे ज़्यादा जो फोकस है बजट में वो है डिजिटल इकॉनमी की तरफ, क्योंकि ये बात तो गवर्नमेंट को भी रियलाइजेशन है कि हम उसी सूरत में अपने टैक्स के अहदाफ पूरे कर सकते हैं, इकॉनमी को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, और टैक्स के जो इंसिडेंस है, जो टैक्स रेट्स को हम कम कर सकते हैं कि हमारी इकॉनमी डिजिटाइज हो। जिस तरह की बाकी कंट्रीज़ ने किया है हम भी उसी तरीके से करेंगे, तब जाके हमारी इस्लाहात का प्रोसेस भी पूरा होगा और हम टैक्स के जो हमारे टारगेट है उसको ही पूरा कर सकेंगे। तो हर चीज़ का
जो डिपेंड करता है ना बेसिकली, चाहे वो IMF की शराइत हों या फिर वो ADB की शराइत हों, इसकी जो सक्सेस है उसको वो डिपेंड इस बात पर करती है कि हम इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से करते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन जो होगी वो डिजिटाइजेशन के थ्रू होगी। जैसे अभी आपने अपने प्रोग्राम में भी कहा कि $60 अरब का जो टारगेट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने माजरत की है, लेकिन हाँ माजरत तो की है, बिल्कुल ठीक है कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग हम जो है वो बेसिकली हम उसको जो 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 उसके टारगेट्स हैं हमारे $60 बिलियन का, वो तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको हम देखें कि मुश्किल क्यों है। वो मुश्किल होने की वजह ये नहीं है कि हमारी आलमी मंडी या हमारी जो अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी है, ये मसाइल हैं। उसके मसाइल ये हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन सरप्लस नहीं, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। आप ये देखें कि इस मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया है जिसमें बताया गया है कि तकरीबन 10% से ज़्यादा हमारी सारी मेजर क्रॉप्स में जो है वो कमी हुई है। तो आप देखें ना कि अगर हमारी मेजर और हमारा जो फूड का इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ जाएगा, तो अगर फूड का इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा तो हम फूड एक्सपोर्टर की बजाय फूड इम्पोर्टर बन जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में हम $60 अरब का हदफ कहाँ से पूरा करेंगे। ठीक, मैं एहतशाम साहब के पास पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो अप्रूवल आई है इसको किस तरह से देख रहे हैं, इनिशियल आपका कमेंट एहतशाम साहब, फिर उस पर हम जो चैलेंजेस हैं इस वक्त एक्सपोर्ट्स को लेकर, क्योंकि यही कहा जा रहा था बार बार, हम देख रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर यही कह रहे थे कि हमने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ बनानी है, इकोनॉमी को हमने एक्सपोर्ट से वो करना है, बूस्ट करना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स ख़ास तौर पे ये वाला शोबा बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजेंस का शिकार है, और हम देख रहे हैं कि तेज़ी से ये जो है इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी मनफी में, नेगेटिव में जा रही है। हमने देखें, ये अगर देखा जाए तो 3 हफ्तों में हिंदुस्तान के लिए दूसरी बड़ी हजीमत और एम्बेरसमेंट है कि आप बड़ी कोशिश की गई थी इनकी तरफ से कि ADB का ये लोन जो है ना $800 मिलियन का मंजूर ना हो। इसी तरह से आपने देखे जो प्लान किया हुआ है 20 सालों के $10 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने देने का, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात नहीं सुनी उन्होंने। इसी तरह IMF का कर्जा भी रिसिप्ट अप्रूव हुआ। अब सवाल ये है कि इस सारे मामले को तो वो तो बैंक के तौर पे देख रहा है, एक इकोनॉमिस्ट के तौर पे IMF को देख रहा है कि जी हम एक पैसा किसी मुल्क को देते हैं उसकी बुनियाद क्या है। अब वो कह रहे हैं कि जी लार्जर उसमें देखा जाए तो पाकिस्तान ने जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म करनी थी बड़ी हद तक की हैं और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है, और हमारी बहुत सारी जो मस्बत बातें थी या उनको आप कंडीशनैलिटीज़ के उनको माना गया था। इसी की रोशनी में कल की आप फिच की रिपोर्ट देख लें, क्रेडिट रेटिंग उन्होंने पाकिस्तान की बेहतर कर दी है। तो ये सब कुछ देखते हुए वर्ल्ड बैंक कहा जाता है कि रिजेक्ट किया ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, कि किसी तरह का भी हिंदुस्तान का जो इस मामले में कुछ शर्त रखवाना या उनकी बात मानना वो मानी नहीं गई। ठीक है ना, वो कहते हैं पाकिस्तान इकोनॉमिकली वायबल कंट्री, इसको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। अपने तौर पे अगर ये रिफॉर्म करके लेके आ जाते हैं हर सेक्टर में तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब अगली बात आमना ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है ना, जो सब लोग बात कर रहे हैं, जो नईम साहब ने भी बात की है, देखिए अब लोग बात कर रहे हैं कि आपने पिछले माली साल में 3.6% का आपने ग्रोथ रेट रखा था, फाइनली 2.6% हुआ। अगले साल के लिए आपने जो 25 और 26 का आ रहा है उसमें 4.2% का आपने रखा हुआ है। वो कैसे अचीव होगा। आमना मेरे लिए कल एक मैं चीज़ देख रहा था, तो एक मेरे लिए जिसको कहते हैं एक बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी जिस बात पे हुई, 54 बिलियन रुपया हुकूमत पाकिस्तान ने छोटे दुकानदारों से वसूल करना था इस मौजूदा माली साल में जो 30 जून को ख़त्म हो रहा है। आपको पता है कितना वसूल हुआ? सिर्फ 30 लाख रुपया। 54 अरब रुपया रखा गया था छोटे, सिर्फ 30 लाख रुपया उन्होंने दिया। और जबकि हमने अब 11 माह में 445 अरब रुपया अपना जिसको कहते हैं सैलरी क्लास ने दिया। ठीक है, अब सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ बदल रही है, लोग कह रहे हैं कि जी हुकूमत को रियलिस्टिक अपने अहदाफ मुकर्रर करने चाहिए। अभी देख लें जो हमारी बजटरी प्रपोजल थी या हमारे जो टारगेट्स रखे गए थे वो कहा जा रहा है कि तकरीबन मौजूदा साल के ऑलमोस्ट सारे के सारे मिस हुए हैं। इसको देखते हुए तो हमें अब आउट ऑफ द बॉक्स कोई इनको सोचना पड़ेगा क्या करना है। अभी जिस तरह बात हो रही है, देखें हम ना अगर सिर्फ फिगर्स को आप देख लें कि हुकूमत के लिए परेशानी अब कितनी होगी। मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, 73 अरब रुपये का ये पब्लिक सेक्टर का प्लान है। अगर इसमें 2.1 शामिल करने ट्रिलियन का, तो आप देख लें कहाँ से कहाँ चला जाता है। ये सूबों का है। तो आप देख लें कि इस वक्त सूरत हाल है, अगले माली साल के लिए 14 ट्रिलियन रुपये का रेवेन्यू का हदफ है। इसमें 4 ट्रिलियन जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू रखा गया है और ये टोटल बन जाता है 22 ट्रिलियन रुपया। और इसमें अगर आप सूबों को भी जो फंडिंग जानी है तो ये टोटल बन जाता है 25 ट्रिलियन रुपया।
और जबकि हम रेवेन्यू में 18 ट्रिलियन मिलेगा हमें, 7 ट्रिलियन का जो है ना वो बजट का खसारा है, ये कैसे पूरा होगा? इसके लिए ज़रूरी है कि बार बार जो हुकूमत को लोग कह रहे हैं कि जी आप जो हमारे और सेक्टर ऑफ द इकॉनमी है जहाँ से आप टैक्स लेने में नाकाम हो गए हैं, जैसे रोज़ आप मैं बात करते हैं होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, इनसे नहीं ले रहे, और आप इस तरह जो प्रोफेशनल टैक्स मिलना चाहिए डॉक्टरों से, इंजीनियर से, सब लोगों से वो नहीं मिल रहा। आज आके जो लोग पहले फंसे हुए आप उन्हीं से टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कोई थोड़ी सी इस दफ़ा इनोवेशन होनी चाहिए। और IMF अब जो आज की खबर है वो थोड़ी परेशान कुन है इस लिहाज से, जो ज़राए के साथ अखबारात में आ रही कि जी IMF इस बात पर नहीं मान रहा कि ये कोई रिलीफ मिलना चाहिए सैलरीड क्लास को। अब सवाल ये है कि हुकूमत तो कहती है करना है, किस तरीके से करना है। मुझे लगता है कि एक चीज़ जो एक्सपोर्टर के लिए हो सकती है ना, हमने जो आपका टॉपिक में भी था कि जो $60 अरब का हदफ नहीं पूरा सकता, उसकी बुनियादी वजह एक ये आ रही है जो जानवर के मुतालबात हैं मामने चाहिए। देखें अभी तक हम देख रहे हैं 2-3 सालों में हमने जो सेल टैक्स रिफंड एक्सपोर्टर का था उसको वापस किया, वो कहा जा रहा है 350 अरब रुपया वापस किया, अभी भी कहा जा रहा है कि 100 अरब से ज़्यादा का हो चुका है। सेल टैक्स रिफंड देने चाहिए ताकि उनको आप जो पैसा खर्च करना है, बाहर से मशीनरी मंगानी है, रॉ मटेरियल मंगाना है एक्सपोर्टर, तो उनको प्लस उनके साथ साथ उनके इंसेंटिव देने चाहिए। क्योंकि हम ब्रेक के जाने बड़े, नुमान साहब इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं शॉर्टली? देखिए मैं बस ये कहूँगा इसके अंदर कि ये सारी चीज़ों का जो डिपेंडेंस है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी के ऊपर है। जो डिजिटल इकॉनमी की तरफ अगर हम जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी, आपके बजट के अहदाफ भी पूरे होंगे। जहाँ तक लॉन्ग टर्म करंट अकाउंट डेफिसिट का ताल्लुक है, देखिए अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो है उस हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी डायरेक्शन समझ में नज़र नहीं आती कि किस तरीके से हम अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे और हम और एक्सपोर्ट्स में इजाफा करेंगे। क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास 2-3 ही कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो हिस्टोरिकली एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट कर सकती हैं, जैसे कि फूड था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद सालों के अंदर हम फूड और एग्री तमाम शोबों में नीचे गए हैं। तो ये जो फूड का और एग्री का जो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जो थोड़ी बहुत हमारी जो ये ऑयल प्राइसेस के नीचे आने से और रेमिटेंसेस के ऊपर जाने से जो हमें इम्पैक्ट मिला है वो से नलीफाई हो जाएगा। तो मुझे ऐसा महसूस होता है शॉर्ट टर्म में अगले साल के एंड तक थोड़ा सा डॉलर और पाक रुपये पे प्रेशर आ सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने भी बजटिंग 290 रुपये पे की है, तो उसकी वजह से फिर इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट आएगा। नुमान साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। एहतशाम साहब हमारे साथ रहेंगे, एक न्यू गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, अगली स्टोरी पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पेशावर में अमन व अमान पर मुनक़दा जिरगे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के NFC अवार्ड में हिस्से के हवाले से कमेटी के क़याम का ऐलान किया और अगस्त में पहली मीटिंग बुलाने का भी इंदिया दिया है। उन्होंने तस्लीम किया कि खैबर पख्तूनख्वा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन सूबे का किरदार अदा किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ है कि साबका फाटा के इंजमाम के बाद सूबे की आबादी और रकबे में इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसका हिस्सा 14.62% से बढ़कर 19.6% होना चाहिए था, मगर अब तक ये इजाफा नहीं हुआ। इसके अलावा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने नेट हाइडल प्रॉफिट, तंबाकू सेस की वापसी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग हिस्से का भी मुतालबा किया है। इन मुतालबात के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है कि खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल को संजीदगी से लिया जाएगा। अब इसी हवाले से हमें एहतशाम साहब के साथ ज़ाहिर साहब सीनियर एनालिस्ट उन्होंने भी ज्वाइन करी है। शाह साहब, आप समझ रहे हैं कि ये जो मसला है अब ये कमेटी के क़याम से हल हो पाएगा? और जो NFC अवार्ड के हवाले से कल वज़ीर आज़म ने बात की है, इससे सूबों और ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा और वफाक में जो एक रिफ्ट का इम्प्रेशन भी था, ये कुछ कम होगा? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में ये बड़ा देरीना मसला है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सूबा 90% वो रिलाई करता है सेंटर के ऊपर अपने बजट की बनाने के लिए। और मेरे ख्याल में वफाक की जानिब से जो बेसिक हिस्सा है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है नेट हाइडल प्रॉफिट है, जिसके लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बारहा मुतालबा करती रही है, जो तकरीबन अब तक कुमुलेटिव जो है 75 बिलियन रुपए बन चुका है। और बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है। 1900 जैसे कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में और रीजन काजी फार्मूला के मुताबिक एक मैकेनिज्म तय किया गया था सन 1991 में, फिर 92 में, 93, 95, 96 और अब टिल 2022 तक। और उस एजीएन काजी फार्मूले के मुताबिक सूबे का जो शेयर है वो देना था, लेकिन हर साल हुआ ये कि ना तो वो असल पैसे दिए गए नेट हाइडल प्रॉफिट के, ना उसके ऊपर होने वाला जो मुनाफा था वो दिया गया। तो उस हवाले से बारहा जो है सूबाई हुकूमत जो है वो मुतालबा करती रही है। एक मसला तो ये इसके अंदर हल होगा और ये एक सूबे का बहुत बड़ा
जो है वो रेवेन्यू सोर्स है और होना भी चाहिए। इससे पहले भी 2 फार्मूले बताए थे फेडरल गवर्नमेंट के सामने 2022 की एक मीटिंग हुई थी CCI की, जिसके अंदर ये कहा गया था कि या तो जो वापडा के पावर जनरेशन यूनिट्स है उनका कंट्रोल जो है सूबे के जिम्मे दिया जाए, या जो सूबे की जो बिजली का जो है खालिस मुनाफा जो है वो एडजस्ट किया जाए सूबे को, जो बिजली शॉर्टफॉल के तहत की जाती है। और साथ साथ 1 किलोवाट आवर के हिसाब से 1 रुपये पर किलोवाट आवर बिजली के इंक्रीज में जो है वो सूबे को उसमें से पेमेंट दी जाए। ये 2-3 फार्मूले तय किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा ना हुआ। फिर सबसे एक और जो बड़ा इशू बार बार सूबाई हुकूमत जो है वो खासतौर पर रहीम गंडापुर हमारे जो मीटिंग जितनी होती रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, और ख़ासतौर पर जो मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटी मीटिंग्स, उसमें ये बारहा ये मुतालबा किया गया था कि सूबा लाइन ऑर्डर की वजह से काफ़ी मसाइल का शिकार है, और ख़ासतौर पर जो फाटा का इंतजाम हुआ, फाटा के जो डिस्ट्रिक्ट थे 7 वो मर्ज हुए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो उसकी आबादी जो है बढ़ गई। तो उस लिहाज से जो है उन्हें NFC अवार्ड में उसका हिस्सा जो है आबादी के तनासब से 19.6% करना चाहिए, लेकिन वो भी अब तक ना हुआ। आखिरी जो चीज़ बारहा वो आती रही थी वो थी 1% जो वॉर ऑन टेरर में तमाम सूबों की जानिब से जो देना था सूबा खैबर पख्तूनख्वा को, ना वो सिंध ने दिए, ना पंजाब ने दिए, ना बलूचिस्तान ने, तो उसके हवाले से भी बात होगी। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन है और काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स होंगी। सूबा जो है वो इस वक्त वाकई फ्रंट लाइन स्टेट है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और जब तक उसकी माली मावनत नहीं होगी, उसकी फोर्सेस की कैपेसिटी बिल्ड नहीं होगी, पुलिस की कैपेसिटी बिल्ड नहीं होगी, तो एक बहुत अच्छा इकदाम था जो कल जिरगे में बाकायदा डिस्कशन के बाद हुआ। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जो है वो आसिफ मुनीर साहब भी मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर ने सबके सामने ऐलान किया और बाकायदा कंसेंसस से एक जिरगा बनाया गया जो कि तमाम इशूज़ को हल करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि सूबों और वफाक के दरमियान इस किस्म के मसाइल को हल करना चाहिए। बलूचिस्तान के हवाले से भी आपको बड़ी खबर दूँ तो इस किस्म के मामला तय किए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर जो ऑपरेशन है फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ। उसके बाद एक बाकायदा वहाँ पे भी जिरगा जो है वो तरतीब दिया गया है, जिसमें बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बड़े फैसले मुतवक्किल हैं। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान को यकजा करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और ख़ासतौर पर जो आर्मी चीफ है उनके इक़दाम काफ़ी ज़्यादा सूबों को करीब लाने में बड़ी हद तक जो है मददगार साबित होंगे। ठीक, एहतशाम साहब, ये अब जो NFC अवार्ड के हवाले से कमेटी का क़याम, इसके बाद आपको इस सूबे के मसाइल हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? हमने इसमें कोई शक नहीं है कि ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रंट पे ये बहुत बड़ा फ़ैसला है कि NFC अवार्ड को रिव्यू किया जाएगा। देखिए, इस हवाले से 2 बातें अरसे से लोग कर रहे हैं। एक NFC अवार्ड को रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, दूसरा 18वीं तरमीम को रिव्यू करने की बात की जा रही है। मुझे अच्छी तरह याद है 2010 में 7वां NFC अवार्ड मंजूर हुआ था और मैं गवादर में मैं भी मौजूद था, वहाँ पे मीटिंग हुई थी और ये सारे मामला पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ गए हुए थे, ये तय हुआ था। लेकिन जो आज भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है आमना उस फैसले को, वो ये है कि 1 गो में कुछ लोग कहते हैं कि ये कनाइमेंस थी सिंध की और पंजाब की उस वक्त कि इन्होंने 1 गो में, अब वैसे तो कहा गया था जो तरीक़ाकार है कि हर साल 1% सूबों का हिस्सा NFC अवार्ड में बढ़ाया जाएगा, तो 1 गो में 9% बढ़ा दिया गया था। मुझे अच्छी तरह याद है हफीज़ शेख साहब जो वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने कहा था कि जी इस अवार्ड के आने के बाद सूबे अमीर हो गए हैं और मरकज़ गरीब हो गया, क्योंकि 60% फंडिंग उनको चली जाती है, 40% रह जाती है अपना मरकज़ के पास। अब सवाल ये है कि ये रिव्यू करना मेरा ख़्याल है ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इसलिए अब तय करना है ना जी आपने लोगों को किस बुनियाद पे कितना पैसे देना है। पॉपुलेशन की बात होती है, इस तरह से और हवालों से भी बात होती है कि किसके पास कितना पैसा जाना चाहिए। मेरा ख्याल है यहाँ से अगर शुरुआत होती है रिव्यू करने की तो जाहिर सी बात है बाकी मामलात में भी सूबों को भी मेरा ख्याल है वो तहफ़्फ़ुज़ात देखे जाएंगे और फ़ैसला किया जाएगा क्या करना चाहिए। बाकी मेरा ख्याल है जिस तरीके से एक वक्त सियासी सूरत हाल बनी है, एक सूबा मरकज़ के साथ एंटेगनाइज है, तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मिल के बैठ के बात करेंगे। और एक अरसे से वो नेट हाइडल प्रॉफिट के साथ साथ अब जिस तरह अभी ज़ाहिर शाह भी बता रहे थे अपना फॉर्मो फाटा के जो पैसा आना था जब जिस वक्त इनको इकट्ठा किया गया था वो नहीं मिला। प्लस वो बार बार एक बात करते हैं कि जी 100 बिलियन रुपया हमारा रोका हुआ है। हुकूमत मरकज़ कहती है जी 40 से 50 बिलियन दे चुके हैं, लेकिन वो अपना सूबाई हुकूमत यही समझती है पैसा नहीं दिया गया। तो बेहतरीन तरीका है कि अफ़वाम तफ़हीम से बैठ के, अच्छी बात है अगर वो अगली जितनी अब मीटिंग होने जा रही हैं, अब NFC का भी अपना होगा, NEC का भी इजलास होगा, वहाँ पे चारों चीफ मिनिस्टर जाएंगे। फिर यह है कि NFC का अगर रिव्यू भी होता है तो
उनको प्रॉपर इनका शेयर मिलता है। तो मेरा ख्याल है बहुत से हवालों से जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, KP के लोगों के हैं, वो दूर किए जा सकते हैं और एक जिसको कहते हैं हार्मनी के साथ चारों सूबों को लेकर फेडरल गवर्नमेंट चल सकती है। तो मेरा ख्याल है बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है आमना NFC का रिव्यू होना, और जो शेयर बनता है चाहे हार्डल का है चाहे और हवालों से है, अगर मिलता है KP को तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है, बजाय इसके कि हर दफ़ा कहा जाए कि आपने पैसा नहीं देना। दूसरी बात यह है कि ये क्लेम गंडापुर साहब का भी है कि जी हम तो बाकी सूबों के मुकाबले में हमारा तो कैश सरप्लस भी ज़्यादा है, हमने तो किसी का कर्जा भी नहीं देना। ये थोड़ी सी जो है मेरा ख्याल हवाई बातें, उनके मसाइल मुश्किलात अपनी जगह बहुत ज़्यादा हैं, और फिर यह कि कर्जे बढ़ रहे हैं, करप्ट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो नहीं रुक रही है। तो मेरा ख्याल है ये तो बानी PTI भी जो अब रहबर बन गए हैं, क्या बन गया, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से रहते हैं, पैटर्न चीफ। तो मेरा ख्याल आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस सारे मामलों को कैसे टैकल किया जाता है। NFC अवार्ड और फिर आपका ये 18वीं तरमीम, अगर ये दोनों रिव्यू होते हैं तो मेरा ख्याल है पूरे मुल्क के लिए, सूबों के लिए, मरकज़ के लिए विन विन सिचुएशन बन सकती है। शाह साहब, आप कमेंट करना चाहेंगे सूबाई हुकूमत की, अपनी वहाँ की जो KP की हुकूमत है, इंतज़ामिया है, उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी एहतशाम साहब भी जिक्र कर रहे थे जो मामला वहाँ पर चल रहे हैं? देखिए, हमने मेरे ख्याल में सियासी बयानबाजी और एक दूसरे के इल्ज़ाम अपनी जगह पे वो होते रहेंगे, ये हमेशा से रहे हैं। कोई भी सियासी जमात दूसरी की मरकज़ जो है वो इनको निशाना बना रहा है, वो इनको निशाना बना रहे हैं। बेशक हमारे यहाँ जो बेसिक चीज़ है वो आपकी ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी पूरे पाकिस्तान की करप्ट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और वही आपको करप्शन के रास्ते भी बताते हैं। यहाँ भी करप्शन है, एजुकेशन में भी है, हेल्थ में भी है, हर जगह पे है। लेकिन असल चीज़ देखें, PSTP की 90 स्कीमें जो फेडरल गवर्नमेंट ने फोरगो की हैं, सूबे से उनको विड्रा किया है। अब 3.5 ट्रिलियन रुपए जो बजट था पिछले साल का, उसके अंदर PSTP तकरीबन 2.47 बिलियन था, और वो ज़्यादातर पंजाब का हिस्सा बन गया। सिंध जो है वो चीखो पुकार करता रहा, उसको नहीं दिए गए। अब आखिरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लॉ एंड ऑर्डर की। तो आप क्या समझते हैं कि वो सूबे जिसको आपने बॉर्डर सूबा डिक्लेयर कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा का है या वो बलूचिस्तान का है, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सिर्फ सूबे की है? देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की जंग है, क्रॉस द बॉर्डर आपके ऊपर हमले हो रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट को रियलाइज करना चाहिए, और मैं रियलाइज करने की बात इसलिए करूँ कि अब शायद रियलाइज हो गया है। मेरे ख्याल में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा क्लियरली कन्वे कर दिया फेडरल गवर्नमेंट को कि अगर पाकिस्तान की यगानियत चाहिए, पाकिस्तान की आपको वादानियत चाहिए, पाकिस्तान जो है स्टेबल चाहिए, तो मरकज़ को चाहिए कि वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल को जो है वो सीधा सीधा हल करें। देखिए, मेरे ख्याल में कोई दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल सीधी इंस्ट्रक्शन है। जब तक आप एक डंडा नहीं उठाएंगे ये मसाइल हल नहीं होते। सियासी चपकलिश अपनी जगह है, उस पर मैं दूसरी राय नहीं करता। यहाँ पुअर गवर्नेंस है, करप्शन भी है, इस सूबे में भी है, हर सूबे के अंदर है। लेकिन जो सबसे आम चीज़ हुई है वो है इस वक्त एक सेंट्रल कंबाइंड और कलेक्टिव रोल कि इन दो सूबों को आपने अपने अंदर जो है वो करीब लाना है, और खासतौर पर जो सबसे आम इशू है वो है दहशतगर्दी का। दोनों सूबों के अंदर बहुत बड़ी दहशतगर्दी, और उसके लिए जब आप फंड्स नहीं देंगे। एक चीज़ का ऐड कर दूं, वॉर ऑन टेरर के हवाले से आमना ये फैसला हो गया, मरकज़ की हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि जहाँ दफाई बजट बढ़ाया जाएगा, वॉर ऑन टेरर के लिए भी जो है ना अलहदा पैसे स्पेशल फंडिंग रखी जाएगी। और इस हवाले से अब कहा जा रहा है बजट में ये KP के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना उनको दूर कर दिया जाएगा। जी शाह साहब कंप्लीट करें ताकि हम ब्रेक की जाने बढ़े। जी, मैं वही बात कर रहा था कि देखिए, इस वक्त तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने बॉर्डर सूबे डिक्लेयर कर दिए। इनके बॉर्डर एक इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो इस वक्त है इन दोनों सूबों का। आपको एक बॉर्डर फोर्स भी डेवलप करनी होगी, आपको एक बफर जोन भी डिक्लेयर करना होगा। बेशक मिलिट्री आपकी मौजूद है, लेकिन पुलिस और आर्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बॉर्डर की सूबों की हिफाजत नहीं कर सकती। आपने एक परमानेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डेवलप करनी होगी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए। ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में चैलेंज है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की वेस्टर्न बॉर्डर की सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा अहम है। ठीक, थैंक यू सो मच ज़ाहिर शाह शराजी साहब, एहतशामुल हक साहब, इस मामले पर आपने अपना तज्जिया पेश किया। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर अहम स्टोरीज को हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एक बड़े अहम इशू के हवाले से हम बात करेंगे। कल से सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं ज़ेरे बहस है 17 साला सना यूसुफ का कत्ल केस, जिसने पूरे माशरे को झंझोड़ के रख दिया है। कातिल सना को जन्मदिन की मुबारकबाद देने आया, फूल दिए, इनकार हुआ तो अपनी तौहीन पर गोलियां बरसाकर कत्ल कर दिया। लेकिन ये पहली बार नहीं है, नूर मुकद्दम हो या कंदील बलोच, जब जब औरत ने इनकार किया है, मर्द ने उस इनकार के जवाब में जान लेकर अपनी अना को तस्कीन पहुँचाई है। ये हमारा मुआशरती अलमिया है। कभी बाप भाइयों के हाथों गैरत के नाम पर कत्ल, तो कभी रिश्ते से इनकार पर तेज़ाब गर्दी का निशाना। हमेशा औरत ही बनी है।
ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक सिर्फ 2017 में 376 खवातीन गैरत के नाम पर कत्ल हुई। हैरानकुन तौर पर जेंडर गैप की रिपोर्ट के मुताबिक सिनफी मुसावात में पाकिस्तान का नंबर 146वें से 145वां है। सिर्फ एक मुल्क सूडान हमसे पीछे है। इस जुल्म के खिलाफ हम मुत्तहिद होकर आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि औरत को इनकार हक ये हासिल हुआ है? हमने देखा ही नहीं इस तरह के मामलात। क्या ऐसे ही मामलात होते रहेंगे? क्या हमारे कवानीन इतने कमज़ोर हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इन वाक़यात को शय भी मिलती है? इसी पर बात करते हैं लीगल एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट हमाद रूहेला ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच हमाद, कैसे इस मामले को देख रहे हैं? कब जाके हम कहेंगे कि वाकई औरत को इस माशरे में तहफ़्फ़ुज़ मिला है, चाहे वो अपने घर के अंदर हो या घर से बाहर हो? जो उसको राइट्स हासिल हैं वो उस पर अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती है खुलकर। बिल्कुल, जैसा आपने फरमाया कि मुकद्दम के मामले को भी देखा जाए, हमने वहां से लेके ये सना यूसुफ तक का जो सफर तय किया है, क्या इसमें हमने कुछ सीखा भी है? क्या इससे हम कुछ आगे बढ़े हैं जहां हम पहले खड़े थे या नहीं? इन सवालात के जवाब हमें ढूंढने पड़ेंगे और ये जवाब हकीकत पर मबनी होंगे तो बहुत ज्यादा दिलसराश होंगे, कड़वे होंगे, लेकिन ये कहना भी जरूरी है। ये कहना जरूरी है कि हम एक बीमार माशरे में रहते हैं। हमारा माशरा इस हद तक बीमार हो चुका है कि उसको एक मासूम बच्ची के कत्ल की खबर इतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं लगती जितना प्रॉब्लमैटिक उसको उस बच्ची का सोशल मीडिया पे प्रेजेंस लगता है। हम एक अजीब से दोहरे मेयार का शिकार हो चुके हैं जहां पर हमें अपनी की हुई हर बात बहुत उम्दा लगती है, ठीक लगती है, बेहतरीन लगती है, काबिल तहसीन लगती है, और इसके बरक्स दूसरों को किया हुआ हर अमल हमें बहुत बुरा लगता है, गुनाह कबीरा लगता है, गुनाह लगता है। तो हमें हमारा ये दोहरा मेयार है। और दूसरी तरफ हमारे इदारे इस हद तक कमजोर हो चुके हैं कि वो हमारे इस्लामी असूलों की पासदारी भी नहीं कर पा रहे, उन लोगों को रोक नहीं पा रहे कि उन असूलों का गलत इस्तेमाल ना हो। वकील के तौर पर मुझे ये कहना पड़ता है कि जब ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, ऐसे मुकदमात में लोग आते हैं, तो हम उनको ये नहीं कह पाते कि हम उनको ये यकीन नहीं दिला पाते कि आपकी जिंदगी का मुश्किल तरीन दिन गुजर चुका है, क्योंकि ये सच नहीं है। आने वाला हर दिन उन जी ऐसे हादसे का शिकार होते हैं, उसके बाद एक कॉन्टिन्यूस जंग में मुब्तला होते हैं वो गुस्सा उस अक्यूज के खिलाफ। और ये जंग जितनी कानूनी होती है उतनी नफ्सियाती भी होती है, उतनी तबकाती भी होती है। और इस जंग के शुरुआत में ही हम गुस्सा को बता देते हैं कि आपके हाथ तो हमने बांध दिए हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड के साथ, जो कि फौजदारी मुकदमात में बहुत जरूरी है। मगर दूसरी तरफ हम अक्यूज को कह देते हैं कि आपके पास अभी एक रास्ता बाकी है, आप वली से माफी मांग लीजिए, और इस रास्ते पे चलते हुए आप ताकत का इस्तेमाल करें, पैसे का इस्तेमाल करें, धौंस का इस्तेमाल करें, या इस्लामी सुनहरी असूलों का इस्तेमाल करें, उनको गलत तरीके से अपने फायदे का इस्तेमाल करें, तो भी आपको इसकी खुली इजाजत है। हमें यहाँ समझने की जरूरत है कि इस्लाम में किसास के साथ दियत का जिक्र है एज अ सजा के तौर पर, और इसका मकसद ये है कि जहां लोगों को जहां वुर्सा के लिए कुछ आसानी हो, वहां मुजरिम को भी इस कॉम्पनसेशन के तौर पे अपने एक्शन का खुमियाजा भुगतना पड़े, और साथ ही साथ अमन भी बरकरार रहे माशरे में। ये अमन बरकरार रखना इंतहाई अहम नुक्ता है। इस नुक्ते को जब हम देखते हैं और हम तस्नीफात पढ़ते हैं, हम अपने स्कॉलर्स को देखते हैं, अल्लामा यूसुफ अली को देखते हैं, अल जज़ीरी साहब को देखते हैं, किताबुल फिक्र का मुताला करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस बात के ऊपर, इस नुक्ते के ऊपर बहुत मुफस्सिल बहस हो चुकी है, और ये बात अब एक हकीकत बन चुकी है कि जहां पर अमन खतरे में हो माशरे का, जहां फसाद फिल अर्ज का जिक्र हो, जहां पर शायबा हो, तो फिर रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वुर्सा माफी दे चुके हैं, स्टेट की मुद्दत में वो मुकदमा चलाया जाना चाहिए। स्टेट की का हक बनता है, फर्ज बनता है कि उस मुकदमे को आगे लेकर चले, महदूद हद तक ही सही, लेकिन हमें अपने फैसलों में, अदालती फैसलों में भी कहीं कहीं ये बात नजर आती है। हाल ही में 2 से 3 माह पहले पेशावर हाई कोर्ट ने एक ऐसा ही फैसला किया है जिसके अंदर उसने इसी असूल को अपनाया, लेकिन हमारा तारीख इसके बरक्स फैसलों से भरी पड़ी है। हमने ऐसे फैसले पढ़े हैं, देखे हैं, जहां पर एक शौहर ने अपनी साली का कत्ल कर दिया सिर्फ इस बात पर क्योंकि वो ऐसे शख्स से शादी करना चाहती थी जिससे वो अपनी बहन की शादी करवाना चाहता था। उसके बाद भी हमने देखा कि सुलह हो गई, वो निकल आया। हमने ऐसा भाई के मुकदमात भी देखे हैं जिसने अपनी बहन को मार दिया क्योंकि उसको कपड़े इस्त्री नहीं मिले, उसमें भी उसको माफ कर दिया गया, वो भी बाहर निकल आया। हमने ऐसे मुकदमात भी देखे और पढ़े जहां पर एक शख्स ने अपने चाचा की पूरी खानदान को गोलियों का निशाना बना दिया, उन सबको मार दिया, और बाद में वहां पर भी माफीनामा हो गया। और यहाँ ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि माफी देने वाला वली बाद में मेंटली अनफिट भी डिक्लेयर हो गया। तो ऐसे मुकदमात को देखते हुए हमें कहना पड़ता है कि
सरकार को अपना रोल अपनाना चाहिए, सरकार को सामने आना चाहिए। सबसे पहले तो जहां कॉम्प्रोमाइज हो जाए, सरकार उस मुकदमे को अपनी मुद्दत में लेकर आगे चले। दियत की तरफ भी मैं थोड़ा सा अपने उलमा से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो सर जोड़कर बैठे और हमें सऊदी अरब में दियत की जो रकम है वो गालबन 4 लाख दिरहम है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 3 करोड़ के इर्द गिर्द बनती है। पाकिस्तान में इस वक्त जो दियत की रकम है वो 80 लाख के इर्द गिर्द है। यानी कि क्या इंसानी जान की कीमत एक 1500 सीसी गाड़ी के मुताबिक हो सकती है? दूसरी ये हमारे उलमा को सोचना चाहिए और हमें समझाना चाहिए कि क्या इसको बढ़ाने की जरूरत है, क्या हमें मजहब इस चीज की इजाजत देता है, क्या कोई गुंजाइश मौजूद है या नहीं। तीसरी और आखिरी बात मैं करना चाहूंगा कि हमें विटनेस प्रोटेक्शन के ऊपर बहुत काम करना चाहिए। कुछ अर्सा पहले मेरे सामने से एक रिपोर्ट गुजरी थी जिसमें एक सूबे के अंदर ही गवाहों के सामने ना आने की वजह से 1700 से 2000 मुकदमात तवील तवालत का शिकार हो रहे थे या कंक्लूड नहीं हो पा रहे थे। एक बहुत मशहूर मुकदमा जो गुजरा है नकीबुल्लाह महसूद का, वो भी हम सबको याद होगा, उसमें भी शवाहिद नहीं आ सके, गवाह नहीं आ सके। तो फौजदारी मुकदमात में शवाहिद और गवाह वो फाउंडेशन ले करते हैं जिसके ऊपर ये पूरा मुकदमा लगता है। अगर उसमें से किसी एक चीज को भी आप हटा दें तो ये इमारत जमीन बोस हो जाती है। तो जब तक हम अपने गवाह को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी ये सारी पॉलिसीज को रिफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक ऐसे वाकयात अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शायद होते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच हमाद रुहेला, इस पर आपने अपना तज्जिया भी पेश और लीगल एंगल पर भी बात की। ख़ास तौर पे नाजरीन, जो मुस्तैदी हमने देखा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने दिखाई है वो काबिल तहसीन है, लेकिन ये उनकी ड्यूटी है। और मेरे ख्याल में जब हम देखते हैं कि कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केस आता है जिसको एक मीडिया हाइप मिल जाती है, सोशल मीडिया पर हाइप मिल जाती है, उसके बाद ही एक्शन क्यों लिया जाता है? एक आम घर से ताल्लुक़ रखने वाली किसी आम बच्ची को जब ऑनर किलिंग के नाम पर या इस तरह के वाक़यात पर मार दिया जाता है तो उस पर भी हमें ऐसा ही एक्शन दिखाई देना चाहिए। अगली हम प्रोग्राम के आखिर में एक और स्टोरी आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद में NCCCI के सरबराह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला ने बताया कि मुजफ्फरगढ़ में एक इंटरनेशनल गैंग काम कर रहा था जिससे छोटे बच्चों के लिए एक क्लब बना रखा था, जहां पर बच्चों से ज़्यादती करके उनकी वीडियोस बनाकर उन्हें डार्क वेब पर फ़रोख्त किया जाता था। इस गैंग के ख़िलाफ़ एक्शन के दौरान 2 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया गया, जबकि जो मरकज़ी मुल्ज़िम जो एक जर्मन शहरी है वो फ़रार हो चुका है। इस खबर की सबसे शर्मनाक और अफसोसनाक बात यह है कि मुबैना तौर पर एलिजिडली बाज़ मुतासरा बच्चों के वालिदैन भी इस मुजरिमाना धंधे में शरीक हैं। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी के मुताबिक इस केस में 173 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं और कानून के मुताबिक अब सज़ा 14 से 20 साल कैद मुकर्रर है। सवाल ये कि इतने सख्त कवानीन के बावजूद बच्चों की ज़िंदगियों से खेलने वाले अनासिर क्यों इतने बेखौफ हो चुके हैं, ये सवाल का जवाब ढूंढने की ज़रूरत है। इस पर है जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस खबर के हवाले से आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम से। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।